दोस्तों नमस्कार। आज का दिन बेहद खास है। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी की जयंती का दिन। आज दशहरा है या कहें विजयादशमी है, तो उसकी भी आपको बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आज भारत के प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है। लेकिन इन सब से हटकर दो और ऐसी तारीख है जिसको आज याद करना होगा। आज ही के दिन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना था, यानी ठीक 100 बरस पूरे हो गए। आज ही के दिन 1956 में धम्म परिवर्तन दिवस यानी बाबा साहब अंबेडकर ने जब धम्म परिवर्तन का ऐलान किया तो उसकी तारीख 1956 की विजयादशमी का दिन ही था। और संयोग ऐसा है कि विजयादशमी के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म होना, विजयादशमी के दिन धम्म परिवर्तन दिवस को भी मनाना, और दोनों की जगह नागपुर ही है। आज सुबह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक ने 100 बरस जिस तर्ज पर मनाया और बतलाया, और शाम के वक्त नागपुर में जिस ग्राउंड में धम्म परिवर्तन दिवस हुआ था, वहां पर लाखों लाख अंबेडकरवादी दलित मौजूद रहते हैं और याद बाबा साहब अंबेडकर को किया जाता है। आज का दिन वाकई बहुत खास है। महात्मा गांधी जिस धारा को लेकर चल रहे थे, उस धारा के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं था। बाबा साहब अंबेडकर ने जिस रास्ते को अपनाया, उस रास्ते पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं था। लेकिन 100 बरस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपने होने का एहसास बिना महात्मा गांधी का जिक्र किए बगैर और बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र किए बगैर संभव ही नहीं है। और 100 बरस होने पर अगर यह खुलकर नजर आने लगे तो मौजूदा वक्त की राजनीतिक और राष्ट्रीय परिदृश्य को समझना जरूरी है, क्योंकि पहली बार यह भी एहसास जगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस वक्त सत्ता में है। संघ के प्रचारक देश के प्रधान सेवक हैं, यानी प्रधानमंत्री हैं। दुनिया भर में अमेरिका के टैरिफ वार से निकलकर जो परिस्थिति समूची दुनिया को परेशान कर रही है, वो सामरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और अलग अलग देशों के भीतर सामाजिक परिवर्तनों को लेकर भी कहीं ज्यादा तेजी से परिवर्तनकारी हो चली है। भारत के इर्द गिर्द पड़ोसी देशों में जो कुछ हो रहा है और भारत के भीतर भी जिस तरीके से भारत की राजनीति खुले तौर पर विपक्ष के जरिए यह ऐलान करने से चूक नहीं रही है कि इस देश के युवाओं को, इस देश के जेनजी को, इस देश के छात्रों को खड़ा होना होगा, जिस तरीके से पड़ोसी देशों में हुआ। और इतना ही नहीं, भारत के भीतर दलित, आदिवासी और पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को भी समझना होगा, राजनीति में आए बगैर, सत्ता अपने हाथ में थामे बगैर उनकी बात कोई नहीं सुनेगा। इस बात का जिक्र तो खुद बाबा साहब अंबेडकर ने बकायदा अपने राइटिंग एंड स्पीचेस के खंड 11 में भी लिखा है। बाबा साहब अंबेडकर ने जिक्र किया था कि किस तरीके से खुद अपनी जरूरतों को लेकर जिस राजनीति को राजनीतिक साधते हैं, उससे समाधान नहीं निकलेगा। उनके राइटिंग एंड स्पीचेस खंड 11 के पन्ना नंबर 396 में वह लिखते हैं कि कोई भी तुम्हारी शिकायतें उस तरह दूर नहीं कर सकता जिस तरह तुम दूर कर सकते हो। तुम यह तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे हाथ में राजनीतिक सत्ता ना आ जाए। राजसत्ता में, राजनीतिक शक्ति में तुम तब तक भागीदारी नहीं हो सकते जब तक, उस दौर में ब्रिटिश सरकार थी तो ब्रिटिश सरकार वैसी ही बनी रहती है जैसे आज है। स्वराज से जो संविधान बनेगा उसी से तुम्हारे राजनीतिक शक्ति पाने की संभावना है, उसके बिना तुम्हारा उद्धार हो नहीं सकता है। यह एक संघर्ष की वो परिस्थिति है जिसमें अगर आप मौजूदा वक्त में आकर खड़े होंगे
तो यह सवाल आपके जहन में बड़ा होते चला जाएगा। इस वक्त विपक्ष के नेता राहुल गांधी दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों को लेकर जो सवाल राजनीतिक सत्ता की धारा में जोड़ने के लिए कह रहे हैं, इस वक्त भारत के भीतर की जो राजनीतिक परिस्थितियों में जेंजी और छात्र युवाओं का जिक्र लगातार हो रहा है, भारत के पड़ोसी देशों के भीतर जो राजनीतिक हड़कंप मची हुई है, अमेरिका जिस स्तर से भारत की आर्थिक परिस्थितियों की घेराबंदी कर रहा है, ये तमाम सवाल आज अपने 100 बरस पूरे होने पर अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर घुमड़ रहे हैं और अपने 100 बरस की यात्रा से हटकर अगर मौजूदा परिस्थितियों को बताने के लिए सरसंघचालक मोहन भागवत ये कहकर चूकते नहीं हैं कि दरअसल जो हो रहा है पड़ोस में, जो भारत के भीतर की हलचल है, वो रास्ता सही नहीं है। अखंड भारत का सपना भी इसी तर्ज पर परोसने की कोशिश बाकायदा सरसंघचालक ये कहकर करते हैं कि चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल हो, वो एक वक्त भारत का ही हिस्सा रहे हैं, यानी उनसे करीबी आत्मीय है। वहां पर हो रहा परिवर्तन आत्मीय नहीं है और परिवर्तन प्रजातांत्रिक ही होना चाहिए और प्रजातांत्रिक के साथ यह पूरे घटनाक्रम देश के भीतर के हालात कहीं एनार्किज्म की दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। और इसके लिए भी जिक्र वो बाबा साहब अंबेडकर का कहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि यह ग्रामर ऑफ एनार्किज्म होता है। परिवर्तन पूरे तरीके से प्रजातांत्रिक होना चाहिए। तो क्या मौजूदा वक्त में देश की परिस्थितियों को लेकर संघ के भीतर भी यह सवाल है कि अब वो प्रधानमंत्री मोदी के पीछे खुलकर खड़ा हो जाए, या जो परिवर्तन है उसको लेकर उसे कोई चुनौती दिखाई दे रही है, क्योंकि देश के भीतर होने वाले तमाम परिवर्तन में संघ की भागीदारी रही है। इस वक्त उसकी भागीदारी नहीं, क्योंकि वह खुद सत्ता में है। शायद यही वो वजह है कि परिवर्तन को लेकर सरसंघचालक मोहन भागवत आज दिशा में चले गए। उसमें शुरुआती दौर में उन्होंने दुनिया के हर परिवर्तन को खारिज कर दिया, यहां तक कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को भी कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं माना। राजशाही के बदले नेपोलियन आ गए और क्या हुआ। हमें लगता है आज उन्हीं के मुख से कही गई बातों को ही आधार बनाया जाए और पहले उन्हीं की बात सुनी जाए। पूरे दुनिया का अभी तक का इतिहास देख लीजिए, जब से ये उथल पुथल वाली तथाकथित रिवॉल्यूशंस, क्रांतियां आई, किसी क्रांति ने अपने उद्दिष्ट को प्राप्त नहीं किया। राजा के खिलाफ फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, उसका परिणाम क्या हुआ? नेपोलियन बादशाह बन गया, वही राजतंत्र कायम रहा। इतनी सारी तथाकथित साम्यवादी क्रांतियां हुई, सब साम्यवादी देश आज पूंजीवादी तंत्र पर चल रहे हैं, जिसके खिलाफ क्रांति हुई थी। ऐसे हिंसक परिवर्तनों से उद्देश्य नहीं प्राप्त होता है, उल्टा इस अराजकता की स्थिति में देश के बाहर की स्वार्थी ताकतों को अपने खेल खेलने का मौका मिलता है। और इसलिए पता नहीं संघ ने यह कल्पना कभी की होगी या नहीं की होगी कि एक वक्त वह खुद सत्ताधारी होगी, उनके प्रचारक प्रधान सेवक यानी देश के प्रधानमंत्री होंगे। क्योंकि 100 बरस का इतिहास अगर संघ के जरिए समझने की कोशिश कीजिएगा तो हो सकता है आपके जहन में सबसे बड़ा घाव 1962 का चीन के साथ हुए युद्ध को लेकर संघ की बड़ी भूमिका याद आ ही जाएगी। उस वक्त बाकायदा सीमा पर घायलों सैनिकों को जिस तरीके की मदद स्वयंसेवक कर रहे थे और चीन के खिलाफ उस वक्त संघ के भीतर और स्वयंसेवकों के भीतर जो गुस्सा था वो भारत के समाज का एक हिस्सा था। लेकिन 1962 के बाद से 2025 में भारतीय राजनीतिक सत्ता चीन से बेहद करीब है, आर्थिक तौर पर
और दुनिया के नए बनते समीकरणों को लेकर। लेकिन चीन को लेकर एक सवाल भी आरएसएस उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके अपने प्रचारक सत्ता में हैं। उनके अपने प्रचारक की यात्रा चीन में हो रही है, वो एससीओ की बैठक में शामिल हो रहे हैं। इन सब के बीच अमेरिका के साथ तनातनी है, तो अमेरिका निशाने पर है। अमेरिका निशाने पर है जी, टैरिफ को लेकर निशाने पर है। तो ऐसे में हमें लगता है कि सरसंघ चालक का दिया हुआ भाषण जब दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनकर आए 2019 में, तो 2019 में दशहरा के मौके पर शस्त्र पूजा के बाद जब सरसंघ चालक का भाषण था, उसमें अमेरिका की तारीफ थी। भारत के साथ प्रगाढ़ होते संबंधों का खुले दिल से स्वागत करते हुए जिक्र था। भारत की बढ़ती हुई ताकत और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अमेरिका के साथ बढ़ते हुए संबंधों का जिक्र था। भारत में विदेशी पूंजी को लेकर विरोध नहीं था। उस वक्त स्वदेशी का जिक्र नहीं था। उस वक्त ऐसा कोई जिक्र नहीं था जो जिक्र एक वक्त अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में होता होगा। विदेशी पूंजी, विदेशी निवेश, स्वदेशी का मंत्र, इन सारी बातों का जिक्र तो संघ के भीतर से ही निकला, जिसको दत्तोपंत ठेंगड़ी ने जिक्र भी किया। लेकिन इस बार तो स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का जिक्र इस तर्ज पर था जिसमें चीन शब्द था ही नहीं। तो क्या राजनीतिक सत्ता इस देश के सबसे बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन या परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बदल चुकी है, या फिर सत्ता की जरूरतें ही इस वक्त संघ की जरूरत बन चुकी है? यह सवाल इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के भीतर का असंतोष भी अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से खुलकर नजर आ रहा है। और उसमें संघ कहां पर खड़ा होगा, कैसे खड़ा होगा और विरोध को लेकर रास्ता कौन सा निकलेगा। हालांकि खुद अपने तौर पर सरसंघचालक मोहन भागवत ये कहने से नहीं चूके कि जब सत्ताएं जनता को लेकर नीतियों को नहीं बनाती है तो जनता के भीतर आक्रोश होता है, लेकिन उस आक्रोश की दिशा सही नहीं है जिस तर्ज पर इस देश के भीतर भी युवा छात्र जेनजी का जिक्र हो रहा है। ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन विरोध को लेकर एक चिंता व्यक्त खुले तौर पर कर दी गई। कैसे की गई, सुनिए जरा। हमारे पड़ोसी देशों में जो उथल पुथल हो रही, ये हमारे ही देश है, वे हमसे दूर नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व भारतीय थे, हमारे अपने हैं। उनमें इस प्रकार की अस्थिरता उत्पन्न होना, ये हमारे लिए, हम केवल उनके पड़ोसी हैं इसलिए नहीं, वो सब हमारे अपने देश है, इसलिए चिंता का विषय है। हितरक्षण से भी ज्यादा ये जो हमारा आत्मीयता का संबंध है, अपनेपन का संबंध है, उसके चलते ये चिंता होती है। उसमें इस प्रकार के जो आंदोलन है जिसमें इतनी सारी हिंसा और विनाश होता है, डॉक्टर अंबेडकर साहब ने उसको ग्रामर ऑफ अनार्की कहा है। प्रजातांत्रिक मार्गों से भी परिवर्तन आता है, ऐसे हिंसक मार्गों से परिवर्तन नहीं आता है। एक उथल पुथल हो जाती है लेकिन स्थिति यथावत रहती है। एक मैसेज तो बहुत साफ है। मौजूदा राजनीतिक सत्ता चूंकि एक प्रचारक के हाथ में है, तो उस प्रचारक की सत्ता पर कोई आंच नहीं आए, संघ परिवार इसके लिए शॉक ऑब्जर्वर बनने के लिए तैयार है, या इस देश के भीतर उठते हुए सवालों पर लाल कालीन बिछाने के लिए तैयार है? यह सवाल इसलिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 100 वर्ष की यात्रा में महात्मा गांधी का जिक्र, बाबा साहब अंबेडकर का बार बार जिक्र और इस देश के जितने भी समाज सुधारक थे सभी का जिक्र संघ को मान्यता दिलाने के लिए जिस तर्ज पर आज 100 बरस पूरे होने पर भाषण में किया गया, वो शायद इस बात का भी संकेत है कि बीते 10-11 वर्षों से जनता के साथ संवाद क्या सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन आरएसएस का कट चुका है, या फिर वह पूरे तरीके से राजनीतिक कार्यकर्ताओं में तब्दील हो चुका है। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मौजूदगी थी। और रामनाथ कोविंद ने आज
अपने भाषण में बार बार बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र किया। आपको जानकर हैरत होगी, लगभग 2 दर्जन से ज्यादा बार उन्होंने अपने भाषण में बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र किया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक रेफरेंस बताया, जिस रेफरेंस की जानकारी हमें दस्तावेजों में नहीं मिली, लेकिन उन्होंने जिक्र किया और कहा कि 2001 में लाल किला के ग्राउंड में दलित संगम रैली हुई थी। उस रैली में उस वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मौजूदगी थी और अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त दलितों को संबोधित करते हुए यह कहने से नहीं चूके थे, यह देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, यह देश भीम स्मृति से चलता है और भीम स्मृति का मतलब भारतीय संविधान है। और इतना ही नहीं, रामनाथ कोविंद जी ने कहा कि खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हम अंबेडकर वादी हैं। जो उन्होंने कहा, हमें लगता है उसे सुनने से पहले एक क्षण के लिए आप इस दौर को अगर समझ रहे हैं तो 100 बरस पूरे होने पर देश भर के अलग अलग जगहों पर आरएसएस अपने उत्सव को मना रहा है। नागपुर से तकरीबन 50-60 किलोमीटर की दूरी पर अमरावती है। अमरावती में भी संघ का कार्यक्रम, और उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूदा वक्त में भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई की माता कमलताई गवई को मुख्य अतिथि के तौर पर इनविटेशन दिया गया। उन्होंने उस इनविटेशन को तब नकार दिया जब विरोध होने लगा कि दरअसल संघ की धारा बिल्कुल अलग है, अंबेडकरवादी बिल्कुल अलग है। और तब एक पत्र जो मुख्य अतिथि ना बन पाने को लेकर लिखा गया, उसमें बहुत साफ तौर पर कमलताई गवई ने लिखा कि यह मुझे और मेरे परिवार को बदनाम करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, मैं कह दूं कि मैं अंबेडकरवादी विचारधारा और संविधान को मानने वाली हूं, इसीलिए संघ के कार्यक्रम में नहीं जाऊंगी और अपने विचारों से विश्वासघात नहीं करूंगी। इस पत्र के भीतर जो अलग अलग तरीके से उन्होंने यह भी लिखा कि यदि मैं मंच पर होती तो मैं अंबेडकरवादी विचारधारा को सामने रखती। लेकिन इन सब प्रक्रिया के भीतर जब उन्हें और उनके दिवंगत पति को आरोपों का सामना करना पड़ा और एक कार्यक्रम के कारण उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने संघ के कार्यक्रम में शामिल ना होने का निर्णय लेकर तमाम चर्चाएं जो चल रही थी खत्म कर दी। सवाल है कि इस लकीर के भीतर बहुत साफ तौर पर जो कमलताई गवई है, इनके जो पति थे दादा साहब गवई यानी मौजूदा चीफ जस्टिस के पिताजी, वो बिहार के राज्यपाल तो रह ही चुके हैं, लेकिन नागपुर में जब 1956 में धम्म परिवर्तन हो रहा था और बाबा साहब अंबेडकर संबोधित कर रहे थे, तो उस सभा में भी उनकी मौजूदगी थी और बकायदा उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी गवई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई के नाम पर भी बनाई। और अब उनकी पत्नी को जब निमंत्रण संघ की तरफ से दिया गया तो उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा वह आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल होते थे, उनके पति जरूर होते थे, लेकिन उन्होंने कभी उनके हिंदुत्व को स्वीकार नहीं किया। बाबा साहब अंबेडकर धर्म को लेकर बहुत क्रिटिकल ही नहीं थे, खुले तौर पर विरोधी थे। वो हिंदू धर्म हो या फिर मुस्लिम धर्म हो, उन्होंने खुले तौर पर विरोध किया, आर्थिक तौर पर समानता का जिक्र किया और संविधान की रचना करते वक्त भी जब संविधान सभा में आखिरी भाषण बाबा साहब अंबेडकर का था तो उन्होंने नेहरू जी को सामने बैठे हुए देखकर कहा यह संविधान सिर्फ कागज के पन्नों में तब्दील हो जाएगा अगर इस देश में समानता नहीं आई तो। हालांकि इस असमानता की मौजूदगी में खुद सरसंचालक ने आज जिक्र तो किया, लेकिन एक क्षण के लिए रामनाथ कोविंद जब जिक्र कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण का रेफरेंस दे रहे थे और कह रहे थे यह देश मनुस्मृति से नहीं, यह देश भीम स्मृति से यानी संविधान के हिसाब से चलेगा। क्या कहा उन्होंने, सुन लीजिए। वर्ष 2001 में लाल किले के परिसर में आयोजित एक दलित संगम रैली का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। उस समय अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, श्रद्धेय अटल जी प्रधानमंत्री थे,
देश में बहुत से लोग संघ परिवार तथा अटल जी को दलित विरोधी होने का दुष्प्रचार करते थे। उस रैली को संबोधित करते हुए अटल जी ने उद्घोष किया था कि हमारी सरकार दलितों, पिछड़ों और गरीबों की भलाई के लिए बनी है। हमारी सरकार मनुस्मृति के आधार पर नहीं बल्कि भीम स्मृति के आधार पर काम करेगी। भीम स्मृति अर्थात भारत का संविधान। उन्होंने यह भी कहा था कि हम भीमवादी हैं अर्थात अंबेडकरवादी हैं। बाबा साहब अंबेडकर की पहचान एक विधि विशेषज्ञ के तौर पर है। बाबा साहब अंबेडकर की पहचान एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर है। बाबा साहब की पहचान इतिहास के विवेचक के तौर पर है और धर्म दर्शन के विद्वान के तौर पर भी है। इसीलिए जब आप उनकी राइटिंग एंड स्पीचेस को पढ़ते हैं तो आपके सामने एक पूरी तस्वीर भारत के संविधान को लेकर, भारत के भीतर वर्ग यानी क्लास, भारत के भीतर धर्म यानी रिलीजन और भारत के भीतर आर्थिक असमानता या समानता की खोज को लेकर जो भी प्रयोग होने चाहिए थे वो नहीं हुए। क्लास और रिलीजन कैसे हावी हो गया, इन तमाम परिस्थितियों से गुजरते वक्त हो सकता है बार बार ये सवाल इस देश के अंबेडकर वादियों में ये लगातार उठता रहा है कि अगर बाबा साहब अंबेडकर इस देश के पहले प्रधानमंत्री हो जाते तो क्या वाकई आज तक यानी 2025 में भी जब ये सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं कि इस देश के दलितों को, इस देश के आदिवासियों को, इस देश में हाशिए पर पड़े हुए हर उस तबके को सत्ता में भागीदारी जब तक नहीं मिलेगी तब तक उसकी जरूरतें, उसकी मांग और उसके समानता की सोच समाज में नहीं आएगी। तो क्या मौजूदा वक्त में यह कहा जा सकता है कि दरअसल अंबेडकर के बाद इस देश ने उस राजनीति को अपनी सुविधानुसार अपना लिया और सुविधानुसार अपनाया ही नहीं बल्कि बार बार जब जब जिक्र होता है आरएसएस के 100 बरस को लेकर भी रामनाथ कोविंद जी ने एक बात और बड़ी अच्छी कही। वो जिस भी तौर पे संघ को मान्यता दे रहे हैं उसमें महात्मा गांधी की मौजूदगी और बाबा साहब अंबेडकर की मौजूदगी उस कालखंड में किसी ना किसी तरीके से लाने का प्रयास वो लगातार करते रहे। उसकी एक वानगी देख लीजिए आप। संघ में व्याप्त समरसता, समानता और जाति भेद से पूरी तरह मुक्त व्यवहार को देखकर महात्मा गांधी भी बहुत प्रभावित हुए थे, जिसका विस्तृत विवरण संपूर्ण गांधी वाङ्मय में मिलता है। गांधी जी ने 16 सितंबर 1947 को दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रैली को संबोधित किया था और कहा था कि वे वर्षों पहले संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के जीवन काल में संघ के एक शिविर में गए थे। गांधी जी संघ के शिविर में अनुशासन, सादगी और छुआछूत की पूर्ण समाप्ति को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए थे। जनवरी 1940 में बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाकर लोगों से मिलने का तथा अपनेपन का भावना व्यक्त करने और सहायता का प्रस्ताव देने का उल्लेख संघ के समरसतापूर्ण दर्शन एवं व्यवहार शैली का ऐतिहासिक प्रमाण है। मैसेज बहुत साफ है। संघ 100 बरस पूरा होने के बाद कमजोर हो चला है। संघ जिस विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा था या जहां से उसकी शुरुआत हुई, उसके लिए आज पहली जरूरत सत्ता को बचाने को लेकर है और स्वयंसेवक राजनीतिक कार्यकर्ता में तब्दील हो चुके हैं। दूसरा संकट, जो भी इस देश में पॉलिसी बन रही है, जो नीतियां बन रही है, जिसके संपर्क और संबंध इस देश की जनता के साथ बिल्कुल नहीं है, उस पर तो मौन धारण संघ को करना होगा क्योंकि प्रचारक ही देश का प्रधानमंत्री और प्रधान सेवक है। लेकिन इन सब के बीच सिर्फ एक मुद्दे को लेकर सरसंघचालक बोल पाए और वह मुद्दा घायल होता हुआ हिमालय पर्वत और उसके इर्द गिर्द की जमीन और पहाड़ और पर्वत है। और संयोग से उसका विरोध भी पिछले दिनों या पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में लेटर लिखकर पुराने स्वयंसेवकों ने किया। मुरली मनोहर जोशी, गोविंदाचार्य
अश्वनी महाजन जो स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े रहे, उन्होंने कहा कि जो नीतियां अपनाई गई उसमें तो आने वाले वक्त में यह पूरा इलाका ही मानचित्र से गायब हो जाएगा। जिस तरीके से विकास की जो लकीर खींची जा रही है, एकमात्र इसी मुद्दे को लेकर कहा नीतियां ऐसी नहीं बननी चाहिए। यानी इस देश के भीतर में सामाजिक टकराव की परिस्थिति, असमानता की स्थितियां, बढ़ती हुई महंगाई, स्वदेशी का मुद्दा, बेरोजगारी का उठना, युवाओं के सामने मुश्किल हालात, संघ ने सब बातों से आंखें मूंदी। भारतीय मजदूर संघ चलता है लेकिन मजदूरों को लेकर आवाज नहीं उठाई गई। स्वदेशी जागरण मंच चलता है लेकिन चीन को लेकर आवाज नहीं उठाई गई। किसान संघ चलता है लेकिन किसानों की लागत आज की तारीख में मुनाफे के बहुत नीचे ही नहीं बल्कि इस हद तक चली गई है कि मजदूर में तब्दील भारत का किसान हो गया। आदिवासी कल्याण आश्रम चलता है लेकिन आदिवासियों की परिस्थितियां, यानी 40 संगठन चलते हैं, उस संगठन से जुड़े हुए मुद्दे अब संघ के पास नहीं है, क्योंकि अगर कोई मुद्दा उठेगा तो मौजूदा वक्त में संघ के प्रचारक प्रधान सेवक को मुश्किल में डाल देगा, तो उन्हें मुश्किल में नहीं डालना है। और तीसरा बड़ा सवाल, जो विरोध के स्वर हैं, इससे पहले संघ, अगर आप याद कीजिएगा, वो मंडल कमंडल का दौर हो, इस देश के भीतर में करप्शन को लेकर जो अन्ना का आंदोलन रहा हो, जो इस देश में 1984 की परिस्थिति सिखों के नरसंहार के साथ हुई हो, इस देश के भीतर हर परिवर्तन वाले एस्पेक्ट में, चाहे वो पाकिस्तान से युद्ध, करगिल का दौर हो, 65 का युद्ध हो या 62 में चीन का युद्ध हो, संघ की मौजूदगी वैचारिक तौर पर और सामाजिक मौजूदगी के तौर पर नजर आती थी, इस वक्त गायब है। 100 बरस की यात्रा और 100 बरस की यात्रा का जश्न, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र किए बगैर संघ अपने आप को मौजूद नहीं पाता है। महात्मा गांधी का जिक्र किए बगैर उसकी मौजूदगी खत्म हो जाती है। देश के चीफ जस्टिस BR गवई की माता जी को निमंत्रण देते हैं और निमंत्रण वो कहकर ठुकरा देती हैं कि मैं उस विचारधारा की नहीं हूं और उस विचारधारा के हम हैं। इसका जिक्र अटल बिहारी वाजपेयी के एक भाषण का जिक्र करते हुए अगर दिया जाता है तो संकट कितना व्यापक है संघ के भीतर का, और मौजूदा वक्त में राजनीतिक सत्ता संभाले हुए बीजेपी की सत्ताधारी पार्टी के सामने का सब कुछ आपकी आंखों के सामने अब रेंग रहा है, या फिर मौजूदा वक्त में इस देश के भीतर जो सवाल विपक्ष की राजनीति उठा रही है और अपनी राजनीति को ही उस जनता के पीछे खड़ी करके कह रही है कि इस देश के दलित को, इस देश के आदिवासी को, इस देश के माइनॉरिटीज को, इस देश के पिछड़े तबके को आगे बढ़ना होगा, अपने हकों की लड़ाई लड़नी होगी। यह संदेश चेतावनी है, चुनौती है, इम्तिहान है, या फिर खतरे की घंटी है मौजूदा राजनीतिक सत्ता के लिए? यह सारी परिस्थिति आपकी आंखों के सामने आज खुलकर आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।